नमस्कार दोस्तों, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीए द्वारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें आप जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपना भर सकते हैं फॉर्म। तो इसका डेट अभी आया हुआ है और एग्ज़ाम का जो होने की संभावना है वह फरवरी या मार्च में है। और फिर जून के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है। जून के लिए भी कुछ ही दिनों में फॉर्म रिलीज किए जाएंगे। और फरवरी के एग्ज़ाम को देखते हुए कि अभी 2 महीने से भी कम समय आपका बाकी है। देखिए यहाँ पे 2 पेपर में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। एक पेपर फर्स्ट होता है। तो पेपर फर्स्ट में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, आईसीटी, कम्युनिकेशन कम्प्रीहेंशन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 टोटल 10 यूनिट्स हैं पेपर फर्स्ट के। पहला देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, फिर आपको मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, फिर आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के बारे में रहेगा, फिर आपका हायर एजुकेशन जो अपने इंडिया में चल रहा है उसके ऊपर है, और एक आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा आया है 2020 उसके बेस्ट पे भी क्वेश्चन इसमें होंगे। जो आपका जानते हैं आप 5+3+3+ क्या है 5+3+3+4, ये वाला जो पैटर्न आया है इसके ऊपर भी क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट के इतने सारे टॉपिक हैं और इसका आप विस्तार पूर्वक अध्ययन जिनको जेआरएफ चाहिए तो उनको विस्तार से अध्ययन करना होगा। बाकी इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे। इस 10 यूनिट से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 50 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, यानी कि 100 मार्क्स हो गए। इसमें अगर 40% आप ले आते हैं तो आपका माना जाएगा कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, और तभी आपका जो जिस सब्जेक्ट में मास्टरी है आपकी उस सब्जेक्ट के उसका जो है फिर किया जाएगा कि आप रेस में हैं। तो 40% तो मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा। और बाकी जेआरएफ चाहिए अगर तो उन अभ्यर्थियों को, लेकिन जेआरएफ तो केवल पेपर सेकंड के मार्क्स से ही मिल जाएगा आपको। तो इसमें रेस में बने रहने के लिए पेपर फर्स्ट में आपका कम से कम 40% तो लाना ही पड़ेगा। अब चैप्टर आप देख लीजिए, अगर कोई टीचिंग से जुड़े हुए हैं तो वह टीचिंग के ट्रेनिंग के दौरान ये सब टॉपिक देखे होंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पे प्रोफेसर के लिए भर रहे हैं तो आपको इन्वायरमेंट के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा डीप स्टडी होता है और क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग अलग थीसिस के ऊपर यहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह से देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको गहन अध्ययन करने की आवश्यकता थोड़ा सा होता है क्वेश्चन को पकड़ने के लिए। रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, और फिर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, फिर हायर एजुकेशन एंड सिस्टम। अब देखिए जो हर एक सब्जेक्ट का अलग यहाँ पे है। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ये दृष्टि पब्लिकेशन का हिस्ट्री का बुक है। इसमें भी 10 टॉपिक्स में इसका पूरे सिलेबस को बांटा गया है। इसके 10 टॉपिक में आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 8 नंबर का टॉपिक हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो है आपका औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। तो आइए हम इसका थोड़ा, तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री से अगर आपका मास्टर डिग्री है तो यहाँ पे आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, जो कि यहाँ पे इसका हिस्ट्री का नंबर है 06 क्रमांक नंबर में हिस्ट्री सब्जेक्ट आपका दिया गया है। एनटीए के साइट पे जाइए, अगर फॉर्म भरना है तो nta.ac.in ये है आपका साइट, और वहाँ से आप यूजीसी नेट 2022 दिसंबर करके आ रहा होगा। अगर कुछ दिन बाद भरना है तो जून वाले के लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तो जून सेशन के लिए आप भर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए एनटीए के साइट पे जाकर के आप फॉर्म फिल कीजिए। यहाँ पे हम हिस्ट्री वाले के लिए बताना चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसका थोड़ा सा। तो चैप्टर नंबर 8 में क्या है देखिए, उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था। तो उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था के विषय में हम उसकी संरचना के विषय में पढ़ेंगे कि उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था होता क्या है। उपनिवेश का मतलब आप जानते ही होंगे। देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी मास्टर्स में आप पढ़े हैं, जो ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, उसी का यहाँ पे अध्ययन है। अब कोई लड़का अगर मास्टर्स में और ग्रेजुएशन में ठीक ठाक अगर अध्ययन किया है तो उसको यहाँ पे बहुत ही
आसान होगा। और इवन एनसीईआरटी भी अगर आप 12th का पूरा पढ़ लिए हैं, जिसमें कि आपका इंडियन हिस्ट्री, अपना भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताया गया है, तब भी आपका थोड़ा सा बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पे इसको क्लियर करना। तो आइए चैप्टर नंबर 8 जो यहाँ पे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे आधुनिक भारत के विषय में हमें यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से उपनिवेशवाद इस पूरे महाद्वीप पे छा गया और किस प्रकार से यहाँ के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यहाँ के लोगों में बदलाव आया और कैसे आगे होते गया, ये सारा अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। तो उद्योगों का ह्रास हुआ, शिल्पकारों की बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ, शहरीकरण, ये सब यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। ब्रिटिश औद्योगिक नीति, फिर मौद्रिक नीति, फिर नूतन शहरी केंद्रों का विकास, फिर अकाल, महामारी और सरकारी नीति, जनजाति और किसान आंदोलन, संक्रमण में भारतीय समाज, नई शिक्षा, भारतीय पुनर्जागरण, स्त्रियों से संबंधित प्रश्न और प्रिंटिंग प्रेस। इस प्रकार से देखिएगा आप, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप 10th में भी अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो 10th में सबसे पहले उपनिवेशवाद ही पढ़ना था। उसमें आपका देखिएगा उपनिवेशवाद के चरण था, उसके बाद हमारा जो भी है। अब 12th में भी आप अगर भारतीय इतिहास पढ़ें तो वहाँ पे भी ये सब आधुनिक भारत में वर्णन है। तो यहाँ शुरुआत होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद सहज परिलक्षित होने लगा है। उत्तरवर्ती मुगल शासकों द्वारा तत्कालीन यूरोपीय व्यापारियों को दी गई उदारतापूर्ण रियायतों ने स्वदेशी व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने प्लासी 1757 और बक्सर 1764 युद्ध के बाद भारतीय व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष तथा आत्मनिर्भरता मूलक अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अंग्रेजों की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अपने उद्योगों के लिए भारत से कच्चा माल प्राप्त करना, अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचना। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी पक्षों का केवल अपने हितों की पूर्ति हेतु प्रयोग किया। परिणामस्वरूप भारत एक निर्यातक देश से आयातक देश बन गया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, तो चरण वाइज हम इसको बांट करके अगर पढ़ सकते हैं तो देखिए, उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा है जिसके तहत किसी देश के आर्थिक शोषण में उत्पीड़न होता है। इसके तहत एक राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण करने वाला देश मातृ देश कहलाता है। इस तरह उपनिवेश के अंदर बनाई गई नीतियों का मुख्य लक्ष्य मातृ देश को लाभ पहुंचाना होता है। इस दृष्टि से ब्रिटिश ने अपने भारतीय उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न नीतियां बनाई। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे कि आप देखिए, पॉलिटी भी पढ़ेंगे अगर, तो पॉलिटी का भी शुरुआत जो है यहीं से हुआ है कि किस प्रकार से भारत में जब 1757 का प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया, तो किस प्रकार यहाँ पे वो अपना आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर लिए और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिए। फिर ढंग ढांचा यहाँ का चेंज करने लगे और तरह तरह के नियम वहाँ से लाते रहे हैं। देखिए, तो इसमें पूंजीवाद का प्रथम चरण जो 1757 से लेकर 1813 तक पढ़ना है, क्योंकि 1813 में उन्होंने तय किया था कि हर 20 साल में, एवरी 20 ईयर वो भेजेंगे यहाँ पे एक्ट नए नए बना करके। तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद इंग्लैंड को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यहाँ से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत मानी जाती है। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में ब्रिटिश कंपनी का पूरा ध्यान आर्थिक लूट पर ही केंद्रित रहा। फलतः इस चरण में व्यापारिक एकाधिकार के लिए इन्हें पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी कंपनी के कई युद्ध लड़ने पड़े। इस चरण में ब्रिटिशों ने प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे: भारत में व्यापार पर एकाधिकार करना, राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना, कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं
को खरीदकर यूरोप में उन्हें अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचना। कोई भी अगर दूसरे देश पे अधिकार जमाएगा तो उसका पूरा का पूरा उद्देश्य यही रहेगा कि यहाँ से चूसो और फिर वहाँ जा कर के अपना यूज करो। यहाँ के पूरा जितना भी सामान है, अर्थव्यवस्था है, उसका अपने देश के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उपयोग करो। तो इस प्रकार से अलग अलग जो वहाँ के भी अंग्रेज भी जो थे राइटर, वो उस समय के वो अलग अलग यहाँ पे अपना व्यू देते हैं। जैसे एक अंग्रेज तो ऐसे बोल दिए थे 1813 में, देखिए इनका नाम है जॉन सुल्लिवान, और उन्होंने स्वीकारते हुए कहा कि हमारी प्रणाली ऐसी समाज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु को सोख लेती है, और उधर टेम्स नदी के किनारे, टेम्स इंग्लैंड में नदी है, तो गंगा से सोख लिया और टेम्स नदी के किनारे निचोड़ दिया। मतलब उनका साफ साफ कहना था कि यहाँ के अर्थव्यवस्था को किस तरह से लूटा जा रहा है। देखिए के.एम. पानिकर ने तो इधर इसे डाकू राज कहा है। अब अलग अलग भारतीय अगर कुछ बोलते हैं इतिहासकार, तो ये तो हमारा राष्ट्रवाद है कि हमारा देश है, तो हम तो जो भी यहाँ लूटने आए उनके चीज़ों का तो वर्णन करेंगे ही। लेकिन अंग्रेज जो इतिहासकार हैं, वो भी कई इतिहासकार जो निरपेक्ष हैं, जो अपने जो सच लिखना चाहते हैं, वो भी इन चीज़ों को स्वीकारते हुए लिखा है कि किस प्रकार से अंग्रेज यहाँ से धन की निकासी करते थे और अपने यहाँ ले जाते थे। भारतीय प्रशासन परंपरागत न्यायिक कानून, यातायात, संचार, ये सब का विकास, रेलवे का विकास जो उन्होंने किया था तो किस लिए किया था? यहाँ के चीज़ों को ढोने के लिए और ले जाने के लिए ही। और बहुत ज़रूरी कि यहाँ कहीं भी सेना भेज करके यहाँ जो हो रहे आंदोलनों को कुचला जा सके, इस कारण भी उन्होंने रेलवे का विकास किया। ऐसा मानना हमारा नहीं, अंग्रेज इतिहासकार ही खुद ऐसा बोलते हैं। और देश में खाद्यान्न फसलों की जगह अब वाणिज्यिक फसल को अधिक उगाया जाने लगा, जिससे यहाँ खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई और मूल्य अधिक बढ़ गए। तो इस तरह से देख सकते हैं आप उपनिवेशवाद के प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, और फिर इस दौरान वहाँ से एक्ट आते रहे बहुत सारे। तो ये दृष्टि प्रकाशन का ये बुक है, इसका अध्याय नंबर 8 हमने यहाँ पे दिखाया। इसमें चरण वाइज आप इसको स्टेप वाइज पढ़ सकते हैं। फिर देखिए इसके बाद कृषि का विस्तार है, वाणिज्यीकरण है। इस तरह से जो आप पढ़े हैं एनसीईआरटी के बुक में, तो काफ़ी, अगर एनसीईआरटी का बुक कोई पहले से पढ़ा हुआ है तो उससे काफ़ी यहाँ पे मदद मिलेगा। सारा कुछ उसी का मटेरियल है। अगर कोई एनसीईआरटी 12th का पढ़ ले, 8th का पढ़ ले, 7th का पढ़ ले, तो अधिकतर मटेरियल वहीं से है। लेकिन यहाँ पे थीसिस पूछा जाता है, तो थीसिस पूछा जाता है तो यहाँ पे फिर से एक बार डीपली आपको अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम मिलेंगे अगले कुछ और वीडियोज़ लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।